हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 18। तो हम एल्काइन टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने एल्काइन की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी थी, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, वो आपको अच्छे से समझाया। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जिसके साथ ही अपना एल्काइन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, वो है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको भी हम आज ही कवर कर लेंगे, ताकि जो कल संडे आएगा उसमें अपन क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के जितने सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। और नीट के पिछले 16 सालों में हाइड्रोकार्बन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस सारे का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी कल देने वाला हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एज ए डीपीपी दूंगा, जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जिसके साथ अपना हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पूरा नीट 2025 के लिए पैक हो जाएगा। और एनसीईआरटी का एक एक शब्द हमने कवर किया है और नीट में इससे बाहर कभी आने वाला नहीं है, ये तुम गारंटी मान लो। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे, बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और सर ये मैंने हेडिंग डाल दी एल्काइन, और ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 18 है, ठीक है। तो जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन समझा दिया था। एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन अच्छे से समझा दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से तो सबसे पहली बात वही, बिल्कुल वही जो मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं कि सर एल्काइंस अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करती हैं, एल्काइंस अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करती हैं। तो देख, ये अपना एल्काइन है, ये अपना एल्काइन है, ठीक है। तो एल्काइन मतलब सर जो C और C है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझे पता है सर एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है और दो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, पाई बॉन्ड है। और ये मुझे आपने बता रखा है जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं सर, वीक बॉन्ड होते हैं। वो क्या होते हैं सर, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वीक बॉन्ड होते हैं। ये वीक बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि सर जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो अपने साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो लेटरल ओवरलैपिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए जो अपने पाई बॉन्ड बनते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं वीक बॉन्ड बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड जो अपने वो वीक बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं इनको तोड़ना आसान है कि नहीं है, तोड़ना इनको आसान है कि नहीं है, यस सर, ये आराम से टूट जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो पाई बॉन्ड होते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, अपने पाई क्लाउड बनाते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देख, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि सर जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो वीक बॉन्ड होता है, और वहां पर अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है सर, ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर पाई क्लाउड अपना बनता है, ठीक है। तो दूर बैठा एक इलेक्ट्रोफाइल इधर देख रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल मतलब खोपड़ी में इसके पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको तलाश है नेगेटिव चार्ज की। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसने यहाँ देखा, यहाँ इसने 2 पाई बॉन्ड देखे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड देखे इसने, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक जगह में इकट्ठा हो रखा है। सर इसने देख लिया, इसने इलेक्ट्रोफाइल ने देख लिया, तो वहां पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा एक, वैसे ही इसने वहां पर अटैक कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा थी। समझ में आ गई बात। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो अपनी एल्काइंस है ना, वो क्या शो करती है, अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वही मैं अगर बात करूं, मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं एल्कीन की, ये अपनी एल्कीन है, इसके पास भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो इसके पास भी है, तो जो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर भी अटैक करेगा। समझ में आ गई बात। तो पाई बॉन्ड तेरे को दिख गया ना, तूने बोल देना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तूने बोल देना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात। तभी तो बोला जाता है कि एल्कीन्स एंड एल्काइंस फेवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड है तो पाई क्लाउड बनेगा, पाई क्लाउड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जैसे ही अपना पाई बॉन्ड टूटा ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक कर देगा। तो ये क्या हो जाएगी सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गई। तो ये बात आपको पता है।
ठीक है। तो मैं आपको कुछ अब कंसेप्ट सिखा देता हूँ जो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाला है। हालांकि मैंने आपको जब जीओसी पढ़ाया था वहां पर भी ये चीज समझाई थी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने सीख। तो देख, सबसे पहले अपन देखने वाले विनाइलिक हैलाइड क्या हुआ। विनाइलिक हैलाइड मतलब जो ये शब्द है ना विनाइलिक, ये अपन कब यूज करते हैं, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पर बात है वो किस पे छुपी हुई है कि विनाइलिक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हैलाइड का मतलब तो आपको पता है कि वो हैलोजन लगा हुआ, ठीक है। तो देख, विनाइलिक हैलाइड अपन कब बोलेंगे, जब देख जो सी डबल बॉन्ड सी है ना, उससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो। सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली तेरा हैलोजन अगर अटैच है तो तू बोल देगा सर कि ये विनाइलिक हैलाइड है। जैसे देख, ये सी डबल बॉन्ड सी है और इसके साथ डायरेक्टली कोई तेरा हैलोजन अटैच है, तो तूने बोल दिया कि सर ये तेरा विनाइलिक क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने ये लाइन लिख दी और यहाँ पर मैंने तेरे को एग्जांपल भी बता दिया। जो अपना सी डबल बॉन्ड सी है उसके साथ तूने डायरेक्टली हैलोजन लगा दिया, तो तूने बोल दिया कि सर ये अपना विनाइलिक हैलाइड है। तो ध्यान से देख, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, ये वाला, ये जो कार्बन है जिसके साथ कहीं ना कहीं तेरा हैलाइड अटैच है डायरेक्टली, क्लोरीन इसी के साथ तो अटैच है इस कार्बन के साथ। तो जो ये तेरा कार्बन है ना, इसका तो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेगा तो सर इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो इसका तो sp2 होगा। तो ये देख, इसका sp2 है। तो मैं यहाँ पर डिफिनेशन बोल सकता हूँ, तो मैं इसकी डिफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, दीज आर द कंपाउंड, मतलब विनाइलिक हैलाइड्स आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। जो अपना हैलाइड है ना वो किसके साथ लगा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। और ये कार्बन किसका है, सी डबल बॉन्ड सी का है ना। तो ये अपने को समझ में आ गई, ये मैंने डिफिनेशन लिख दी इसकी, ठीक है। तो आज के बाद अपने को क्लियर है बिल्कुल कि विनाइलिक हैलाइड क्या हुआ। सर सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली तेरा कोई हैलोजन लगा होगा तो तूने बोल देना कि ये अपना क्या है सर, विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है। मतलब देख, सी डबल बॉन्ड सी का जो कार्बन होगा उसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि नहीं होगा सर। तो मैं बोल दूं जो अपना हैलोजन है ना वो अपना किसके साथ लगा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है और डायरेक्टली लगा हुआ है। बिल्कुल क्लियर है, ये अपने को समझ में आ गया कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, समझ में आ गई। तो आज के बाद बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं करना अपने को, विनाइलिक हैलाइड शब्द कहीं भी अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखे, अपने को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब दूसरा जो आता है अपना, वो है अपना एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा आता है अपना एलाइलिक हैलाइड। तो देख, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, देख ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके साथ डायरेक्टली तेरा हैलोजन अगर लगा होगा तो तूने बोल दिया विनाइलिक हैलाइड। पर एलाइलिक हैलाइड क्या होता है ना, सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके बगल में एक कार्बन होगा और उस कार्बन पे तेरा हैलोजन लगाना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो तेरा हैलोजन लगागा वो तेरा सी डबल बॉन्ड सी के साथ डायरेक्टली नहीं लगेगा। सी डबल बॉन्ड सी को पकड़ा, उसके साथ तूने एक कार्बन लगाया और उस कार्बन पे तेरा कहीं ना कहीं क्या लगा होना चाहिए, हैलोजन लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात मैंने लिख दी, जो अपनी सी डबल बॉन्ड सी है उसके बगल वाले कार्बन से हैलोजन अटैच, डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड सी से हैलोजन अटैच नहीं होगा। अगर डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड सी से हैलोजन तेरा अटैच है तो तूने विनाइलिक हैलाइड बोल दिया। पर सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाले कार्बन के साथ तेरा हैलोजन अटैच है, तब जाके तू बोलेगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख, ये तेरा सी डबल बॉन्ड सी है सर, सी डबल बॉन्ड सी, इसके बगल में ये कार्बन है और इसके साथ अपना हैलोजन लगा हुआ है, तो तूने इसको बोल दिया कि सर ये अपना एलाइलिक हैलाइड है, ये तेरा एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम घुस के एक बात देखें तो ये देख, जिस कार्बन के साथ तेरा हैलोजन लगा हुआ है डायरेक्टली, वो कार्बन देख उसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ऐसा कार्बन जिसके पास सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वो अपना कौन सा कार्बन होता है सर, वो तो sp3 कार्बन होता है। ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर मैं डिफिनेशन क्या बोलूंगा कि अपना एलाइलिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही तो अपना हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये कैसा है, एडजेसेंट टू सी डबल बॉन्ड सी के एडजेसेंट में ही तो है ये, मतलब बगल में ही तो है सर, सी डबल बॉन्ड सी के एडजेसेंट में है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई अपनी बात, ठीक है सर आप वापस से एक बार रिवीजन करा दो। देख, सी डबल बॉन्ड सी है, उसके साथ तेरा डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तूने बोल दिया विनाइलिक हैलाइड। सर सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, उसके बगल में एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ तेरा कहीं ना कहीं क्या अटैच है, हैलोजन अटैच है, तूने बोल दिया एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तीसरा आता है अपना बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है सर,
बेंजाइलिक हैलाइड। ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें बेंजीन का कोई तो कोई लोचा है, बेंजीन इसमें आने वाला है। तो देख बेंजीन रिंग तूने बनाई, बेंजीन रिंग तूने बनाई, और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उस कार्बन पे तेरा हैलोजन लगा होना चाहिए। ये देख ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उस कार्बन पे तेरा हैलोजन लगा होना चाहिए। मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हैलोजन नहीं लगा होना चाहिए, बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन पे तेरा क्या लगा होना चाहिए, हैलोजन लगा होना चाहिए। तो तेरा क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हैलोजन लगा होना चाहिए। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो अटैच कार्बन है उस पे अपना हैलोजन लगा होना चाहिए, तो जाके मैं बोलूंगा अपना बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर वापस से वही वाली बात कि सर जो अपना हैलोजन लगा हुआ है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है, वो जिस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन तो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी ये कार्बन अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैंने डिफिनेशन लिख दी, these are the compound यानी benzylic halides are the compound in which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom attached to benzene ring। ये कार्बन एटम ये जो कार्बन एटम है किसके साथ अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिफिनेशन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। फिर अपना चौथा आता है एराइल एराइल हैलाइड। कौन सा सर, एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड। तो यहाँ पर देख एराइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, ये जो एराइल है ना, एराइल का मतलब होता है सर एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये तो आपको मैंने निकालना सिखा रखा है जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में, अच्छे से बता रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ठीक है। तो एराइल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। ये कोई सी भी एरोमेटिक रिंग तेरी हो सकती है, जैसे बेंजीन अपनी एरोमेटिक रिंग है तो मैंने यहाँ पर बेंजीन भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख इसके साथ तेरा डायरेक्टली जो तेरे एरोमेटिक रिंग है उसके साथ तेरी डायरेक्टली क्या लग जाए, हैलोजन लग जाए, उसके साथ तेरा डायरेक्टली हैलोजन लग जाए, तूने बोल दिया एराइल हैलाइड। ये देख ये एरोमेटिक रिंग थी बेंजीन, इसके साथ तेरा डायरेक्टली क्या लग गया, हैलोजन लग गया, तूने बोल दिया सर, तूने बोल दिया एराइल हैलाइड। अब यहाँ पर वही बात वापस से कि जो ये अपना हैलोजन है ये किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। सर इसके पास एक डबल बॉन्ड है, यानी ये अपना sp2 कार्बन है, ठीक है। तो डेफिनेशन तू बना सकता है, these are the compound यानी aryl halide are the compound in which halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। कितना सिंपल है यार, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अगर अटैच होगा तो तू बोल देगा एराइल हैलाइड। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमको विनाइलिक हैलाइड समझ में आ गया, तुमको एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया, तुमको कहीं ना कहीं बेंजाइलिक हैलाइड समझ में आ गया, और तुमको एराइल हैलाइड भी समझ में आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन तुमको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं तुमको इसलिए पढ़ा रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि जो अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी ना एल्काइन की, जो अपनी एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी ना, वहां पर बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, तो वो इंटरमीडिएट होता है अपना विनाइलिक कैटायन। कौन सा होता है, विनाइलिक कैटायन। तो यहाँ पर कैटायन मतलब, क्योंकि हमने तो अभी हैलाइड पढ़ा, हमने हैलाइड क्या पढ़ा, विनाइलिक हैलाइड, मतलब जैसे ये अपना विनाइलिक हैलाइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख ये जो अपना क्लोरीन लगा होगा ना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास चार्ज क्या होगा, -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऐसा रहा होगा, पहले खेल ऐसा रहा होगा, यहाँ पर प्लस रहा होगा, तभी तो ये क्लोरीन इसमें लगा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपना क्या है, विनाइलिक कैटायन है। ये क्या अपना सर, विनाइलिक कैटायन है। तो यहाँ पर अपना क्लोरीन लग गया होगा, तब जाके हमने उसको बोला विनाइलिक क्लोराइड यानी विनाइलिक हैलाइड। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो अपना विनाइलिक कैटायन है ये अपना कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बनता है जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम आज के बाद अपना लड़का जानता है, वो क्या सर, विनाइलिक कैटायन। विनाइलिक कैटायन के बारे में पूरा उसने अच्छे से सीख लिया, कोई दिक्कत होने वाली उसको नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल स्मूथली अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोई कहीं पे भी डाउट कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और पहली रिएक्शन अपनी लेते हैं एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, तो डाईहाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं कि नहीं बोलते, H2 मतलब H2 का अपने को क्या करना है सर, एडिशन करना है। किस पे एडिशन करना है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन में ही तो एडिशन करेगा। तो यहाँ पर तेरा रिएक्टेंट क्या हो गया, रिएक्टेंट तेरा क्या सर, एल्काइन हो गया। रिएक्टेंट तेरा क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो रिएजेंट मतलब तूने क्या ऐड करना है, तूने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करनी है। पर तू यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऐड करेगा तो यहाँ पर तू
क्या यूज करने वाला है, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स यूज करने वाला है। ये तूने पहले भी तो पढ़ा था, इसको तूने क्या नाम दिया था, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। जब तूने एल्कीन पढ़ा था फिर भी मैंने तेरे को ये बताया था। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई। और जब तूने एल्केन पढ़ा था तो एल्केन की जब हम प्रिपरेशन देख रहे थे तब भी मैंने आपको ये समझाया था। तो ये वापस से तीसरी बार इस चैप्टर में तीसरी बार ये यूज में आ गया, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है ना, चाहे तेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो तूने उसको क्या बना देना है, सिंगल बॉन्ड बना देना है। चाहे तेरे पास डबल बॉन्ड भी होता है, एल्कीन भी होती, उसको तो भी क्या बना देता, सिंगल बॉन्ड बना देता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो इसमें बनता क्या है, इसमें बनता क्या, अपना एल्केन बनता है। चाहे तू एल्काइन हो तेरे पास, चाहे तेरे पास एल्कीन हो, बनेगा क्या सर, एल्केन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है। ठीक है, तो मतलब तेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तेरे पास मान लो डबल बॉन्ड भी होते, वो भी तेरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मतलब पूरा कंप्लीट, अच्छे तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दिया। ठीक है, तो देख यहाँ पर अपन एल्काइन की एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ठीक है सर, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है वो मैं आपको करा देता हूँ। ये अपनी रिएक्टेंट दे रखा है इथाइन, इथाइन। ठीक है सर, सामने पे इन्होंने दे रखा है हाइड्रोजन, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल। इन तीनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है, तीनों नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया सर, ये निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की बात चल रही है। सर मैंने देखा ये एल्काइन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 कार्बन का क्या बना दिया सर, एल्केन बना दिया। मैंने 2 कार्बन का क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। 2 कार्बन का एल्काइन था, तूने 2 कार्बन का एल्केन बना दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। तो ये तेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब तू यहाँ देख, ये जैसे तेरा क्या है, प्रोपाइन है, ये क्या है तेरा, प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने क्या लिखा हुआ था सर, हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तू समझ गया कि सर ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की बात चल रही है। सर आपने बताया था कि चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, तूने कोई दिक्कत नहीं करनी, तूने कुछ नहीं सोचना, तूने उसका एल्केन बना देना है। तो यहाँ पर 3 कार्बन का था तो 3 कार्बन का तू एल्केन बना देगा, ये तेरा आंसर आ जाएगा, ये तेरा आंसर आ जाएगा, ये तेरा बन जाएगा प्रोपेन। ये तेरा क्या बना, इथेन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत भयंकर लॉजिक है क्या इसमें, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अपना इसमें लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल, बिल्कुल देसी तरीके से हमने सीख लिया, हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में चाहे एल्कीन की बात करें या एल्काइन की बात करें, उसमें क्या हो जाता है, उतने ही कार्बन का अपना क्या बना देना है, अपने को एल्केन बना देना है। ठीक है, एल्केन बना देना है। और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में कौन खिलाड़ी आने वाला है, उसमें आने वाला है सर निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, इनके प्रेजेंस में होती है कहीं ना कहीं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है यहाँ पर। अब देख, जितने पाई बॉन्ड तेरे को रिएक्टेंट में दिख जाएंगे ना, जितने पाई बॉन्ड तेरे को रिएक्टेंट में दिख जाएंगे ना, उतने ही मोल तुझे हाइड्रोजन के लेने हैं, उतने ही मोल तुझे हाइड्रोजन के लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, जितने पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में दिख गए उतने ही तुझे हाइड्रोजन के मोल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है तेरे, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर तेरे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो तेरे को कहीं ना कहीं कितने मोल्स लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। कितना सिंपल है यार, जितने तेरे को कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में तेरे को पाई बॉन्ड दिख जाए ना, उतने ही तुझे हाइड्रोजन के मोल्स लेने हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देख, ये एनसीईआरटी का दे रखा है, यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है, तो देख ये तेरा क्या है, एल्काइन है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। तो देख, एक मोल तूने हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा मोल तेरा हाइड्रोजन ले लिया, तब जाके तेरा एल्केन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देख एल्काइन दे रखा है, तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो तेरे को 2 मोल हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। पहला मोल यहाँ पे ले लिया, दूसरा मोल यहाँ पे ले लिया, ये तेरा एल्केन बन गया। ठीक है, बीच में तेरा क्या बनता है, इसमें एल्कीन भी बनता है, बीच में तेरा क्या बनता है, एल्कीन भी बनता है। पर अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट अपना लड़का जानता है कि क्या बनेगा, एल्केन ही बनने वाला है। ठीक है, एल्केन ही बनने वाला है। ये तेरे पास एल्काइन है, एल्काइन है, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, मतलब 2 पाई बॉन्ड होंगे, मतलब तेरे को 2 मोल्स हाइड्रोजन लगेंगे
एल्केन बनाने में। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, परंतु अगर तेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर देख पाई बॉन्ड तो सिर्फ एक है, क्योंकि ये तो सर अपनी एल्कीन है, ये तो अपनी एल्कीन है, तो तेरा सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन ही लगेगा, तेरा सिर्फ सर 1 मोल हाइड्रोजन ही लगेगा, और आंसर तो तेरा वही आने वाला है, क्योंकि सामने पे क्या दे रखा है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब 3 कार्बन का तूने क्या बनाना है सर, एल्केन बना देना है, 3 कार्बन का तूने क्या बना देना है, एल्केन बना देना है, ये तेरा क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ठीक है, पर यहाँ पर तेरा 1 मोल हाइड्रोजन ही यूज आ रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन ही यूज आ रहा है, क्योंकि तेरा जो रिएक्टेंट था, जो तेरी एल्कीन दे रखी है रिएक्टेंट में, उसके पास सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि सर जितने पाई बॉन्ड तेरे को रिएक्टेंट में दिख जाएंगे, उतने ही मोल तेरे हाइड्रोजन के यूज आने वाले हैं। बिल्कुल 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 अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और ये हमने एनसीईआरटी को भी अच्छे से बिल्कुल एक शब्द एक एक चीज अपने को एनसीईआरटी का बिल्कुल ध्यान में रखना है, और बिल्कुल एनसीईआरटी को हमको भयंकर पीएचडी उसमें करनी है। ठीक है, बाकी देखो, ये अपने पास क्या था, एल्काइन था, और हम इसका क्या बना रहे हैं, सीधा एल्केन बना दे रहे हैं, एल्केन बना दे रहे हैं, क्योंकि सर हम क्या करा रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। पर अगर इसका मैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराऊं ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा, अपना एल्कीन बन जाएगा, ये क्या बनेगा, अपना एल्कीन बनेगा। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, एल्कीन टॉपिक पढ़ा रहा था, तो एल्कीन में मैंने आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन सिखाया था, वहां पर कहीं ना कहीं लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज आता है और बिर्च कैटलिस्ट यूज आता है। तो आपको अगर इस टॉपिक को अच्छे से देखना है तो आप इसके लिए रेफर कर सकते हो एल्कीन का टॉपिक, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में इसको समझा रखा है। क्योंकि जो ये अपना एल्काइन है, यहाँ पर तो अपन क्या देख रहे हैं, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, मतलब एल्काइन की रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, पर हमको पता है कि जब एल्काइन की रिएक्शन होगी और एल्काइन का जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, तो बनेगा क्या, अपना एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा सर, अपना एल्कीन बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पर जब आपने एल्कीन टॉपिक पढ़ा, तो एल्कीन के लिए तो ये क्या हो गई सर, एल्कीन के लिए तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया ना, कि एल्काइन का हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया और हमको एल्कीन बन गई, तो एल्कीन का तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो जब आप एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, उसमें मैंने आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, तो आप जाके एल्कीन की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको ये अच्छे से समझा रखा है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, आपको ये आता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सर। वहाँ पर लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज आता है और अपना बिर्च कैटलिस्ट यूज आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन अगर बोलूँ, कंक्लूजन निकालूँ, सर अपने पास एल्काइन है, उसका अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो सर मेरा एल्केन बन जाएगा, और मेरे पास एल्काइन है, उसका मैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो मेरा बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, ये अपना क्लियर है। तो ये पहली रिएक्शन जो मैंने पढ़ी, एल्काइन की रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन, ये अपनी बिल्कुल क्लियर कट हो गई, और अपना लड़का इसमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया उसको। अब हम पढ़ने वाले एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस को ऐड करना है हमको, किस में ऐड करना है सर, एल्काइन में ऐड करना है, क्योंकि अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ऐड करने वाले हैं क्या सर, एल्काइंस में हेलोजेंस का ऐड कर रहे हैं। पर यहाँ पर अपन एनसीईआरटी जो बताती है, वो बताती है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं अपन, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि अपना कौन यूज कर रही है एनसीईआरटी, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 बार बता दिया है। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या अपना सर, रिएक्टेंट क्या अपना, यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड लिख दिया गलती से, रिएक्टेंट क्या अपना एल्काइन है, रिएक्टेंट क्या अपना, रिएक्टेंट अपना एल्काइन है, क्योंकि अपन एल्काइन की तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिएजेंट यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, क्योंकि अपन क्या ऐड कर रहे हैं, हेलोजेंस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने Br2 यूज कर दिया, और उसके साथ मैं ये CCl4 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अपना जो सॉल्वेंट है वो क्या सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर Br2 की जगह में तुम Cl2 भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब हेलोजन ही आपको यूज करना है। ठीक है, बाकी ये चीज मैंने आपको जब एल्कीन पढ़ाई थी, तो एल्कीन में भी मैंने आपको सिखाया था कि एल्कीन में अपन हाइड्रोजन को कैसे ऐड करते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। हमने वहां पर देखा था कि जब हम एल्कीन में हेलोजन ऐड कर रहे थे तो अपन यूज कर रहे थे एंटी एडिशन, तो यहाँ पर भी सिमिलरली एंटी एडिशन फॉलो होने वाला है। तो ध्यान से देख, ये अपना है एल्काइन, ये क्या अपना एल्काइन है सर, ये कौन सा एल्काइन है, ये तेरा प्रोपाइन है, प्रोपाइन है। ठीक है, सामने पे इन्होंने लिख दिया Br2 CCl4, मतलब सर नॉन पोलर सॉल्वेंट में तूने क्या ऐड करना है, हेलोजन का एडिशन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे पता है सर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 इसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तुझे पता है पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, तो तूने एक पाई बॉन्ड तोड़ा,
तो अब तेरे पास सिर्फ 2 बॉन्ड बच गए, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो था वो तूने तोड़ दिया क्योंकि वो वीक बॉन्ड था, ठीक है। तो तूने क्या किया, एक पाई बॉन्ड तोड़ तो दिया, पर तूने यहाँ पर किस चीज का एडिशन करा दिया, Br2 का। एक Br तूने इस पे लगा दिया और एक Br तूने इधर लगा दिया, और तूने देख अपोजिट साइड में लगाया है, यानी तूने एंटी एडिशन किया है, यानी तूने एंटी एडिशन किया है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है यार, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। C ट्रिपल बॉन्ड सी था, उसका तूने एक बॉन्ड तोड़ दिया, पाई बॉन्ड तूने उसका तोड़ दिया। अब तूने हाइड्रोजन लगा दिया दोनों कार्बन पे, पर दोनों एक साइड मत लगा देना, अपोजिट साइड तेरे को लगाना है, क्योंकि तूने यहाँ पर, तेरे को पता है कि तेरे को एंटी एडिशन करना है। एंटी मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा आंसर आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर देख, अभी भी देख, अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा है, और पाई बॉन्ड तेरा क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। अभी भी तेरा एक पाई बॉन्ड बचा है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, अभी भी तेरा पाई बॉन्ड बचा है, और पाई बॉन्ड तेरा वीक बॉन्ड होता है। यानी तू वापस से Br2 और CCl4 के साथ रिएक्ट करा सकता है, यानी तू इसमें एक और बार कहीं ना कहीं Br2 ऐड कर सकता है। और तूने जब दूसरी बार इसको ऐड किया तो तेरा पाई बॉन्ड टूट गया, तो तेरा खेल कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब अपना ये तो लगा हुआ था ब्रोमीन, अब ये जो तेरा डबल बॉन्ड था उसका जो एक पाई बॉन्ड है वो टूट गया सर, ठीक है। ये CH और इधर तेरा क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। तो तेरा ये तो खेल था। तो तूने एक जब बॉन्ड तोड़ दिया, जब तूने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो तूने क्या ऐड कर दिया, Br ऐड कर दिया। तो ये तेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रिएक्शन है अपनी, तो ये अपनी क्या हो गई सर, 1 1 2 2। देख अगर मैं काउंटिंग करूँ, कहाँ से करूँगा, 1 2, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन को 1 दे दिया, इस कार्बन को 2 दे दिया, इस कार्बन को 3 दे दिया। तो देख 1 पे 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो 1 1, ठीक है। 2 पे भी 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो 2 2, तो टोटल 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं ना, तो टेट्रा ब्रोमो। और टोटल है कितने कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में, 3 कार्बन है, तो प्रॉप लिख दिया मैंने, और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने एन लिख दिया। तो ये अपना हो गया 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास प्रोपाइन था, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड थे, तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 ब्रोमीन लग गए एंटी पोजीशन में, ठीक है। फिर अभी भी कहीं ना कहीं उसमें एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, तो पाई बॉन्ड अपना वीक बॉन्ड होता है, तो वो वापस से टूटेगा, और वापस से उसमें एक और बार गुंजाइश है कि Br2 अपन ऐड कर सकें, और वापस से Br2 अपने कहीं ना कहीं एंटी पोजीशन में ऐड हो जाएंगे, और तेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, डिटेल में ये जानना चाहते हो, तो ये मैंने आपको एल्कीन वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, और वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं, और आप अगर वहाँ पर जाके देखोगे तो कंसेप्ट दोनों का सेम ही है, और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, और एनसीईआरटी में यहाँ पर भी दे रखा है कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो देख मेरे पास कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है जिसका मुझे पता नहीं है कि सर ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, मुझे नहीं पता सर, ठीक है। पर इसका एडिशन मैंने क्या ऐड करा यहाँ पे, Br2 में इसमें ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है सर। Br2 मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो Br2 का जो तेरा कलर होता है ना, वो होता है तेरा रेड ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है Br2, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है Br2। तो जब तेरा प्रोडक्ट आया, तूने देखा कि जो प्रोडक्ट बनाना उसमें भी कलर सेम है, मतलब उसमें भी कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है। तो ऐसा होने पर तेरे को बोलना है कि जो तूने रिएक्टेंट लिया था, जो तूने अननोन हाइड्रोकार्बन लिया था, वो तेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी वो तेरा एल्केन है, वो तेरा एल्केन है, ठीक है। परंतु कहीं ना कहीं अगर Br2 का कलर चेंज हो जाता है, Br2 का कलर क्या था, रेडिश ऑरेंज था, अब वो कलरलेस हो गया, मतलब वो डीकलराइज हो गया, उसका कलर हट गया, तो कहीं ना कहीं वो तू बोल देगा जो तूने अननोन हाइड्रोकार्बन लिया था, जो तूने रिएक्टेंट लिया था, वो तेरा क्या है सर, वो तेरा क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी वो तेरा एल्कीन हो सकता है, यानी वो तेरा एल्काइन हो सकता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि ब्रोमीन का कलर अगर सेम है, तो वो तेरा जो अननोन हाइड्रोकार्बन होगा वो तेरा एल्केन होगा, और अगर ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हो जाता है, उसका कलरलेस बन जाता है वो, तो कहीं ना कहीं तू बोल देगा कि जो तूने अननोन हाइड्रोकार्बन लिया था वो तेरा या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, यानी उसमें अनसैचुरेशन होगा। तभी तो अपन बोलते हैं कि ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है Br2 अपना टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है,
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दूसरी रिएक्शन हमने जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन ऑफ हैलोजेंस वो आपको समझ में आ गया, और एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, इसकी भी आप रीडिंग करोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको सिंप्लीफाई तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझा दी है। ठीक है। अब तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी अपनी आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। ये चीज वापस से हमने कहाँ पे देखी थी, जब अपन एल्कीन पढ़ रहे थे। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एच एक्स का एडिशन करना है। किस पे ऐड करना है सर? एल्काइन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एल्काइन में ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट अपना क्या है यहाँ पर? एल्काइन है। रिएक्टेंट क्या सर अपना? एल्काइन है। और रिएजेंट क्या अपना सर? एल्काइल हैलाइड है। क्योंकि एल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड है, क्योंकि अपन यहाँ पर एल्काइन में क्या ऐड करने वाले हैं? हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने वाले हैं। ठीक है। फिर वापस पे जब हम एल्कीन पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था सर जो एल्कीन थी वो भी दो टाइप की हो सकती है, या फिर वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगी या फिर वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई झंझट ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पर जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती थी तो अपन मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते थे। वैसे ही सिमिलरली जो अपन यहाँ पर रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं एल्काइन, एल्काइन तो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एल्काइन तो सर अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल होगा तो सिंपल जैसे हमने वहां खेला था वैसे ही यहाँ पर खेलूंगा, और अनसिमेट्रिकल होगा तो जैसे हमने वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था वैसे ही यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने आपको एक लाइन बताई थी, वो लाइन क्या थी अपनी? कि नेगेटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव वाला अपना वहां जाता है जहां अपने हाइड्रोजन क्या होंगे सर? कम होंगे। ठीक है। अब देख हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल यहाँ पर करते हैं ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सर एल्कीन दे रखी थी, सॉरी ये अपनी एल्काइन है। क्या है सर? ये अपनी एल्काइन है। ठीक है। सामने पे इन्होंने दे दिया HBr यानी हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है जो हमको एल्काइन दे रखी है वो सिमेट्रिकल एल्काइन है या अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दूं, जैसा इधर वैसा ही इधर है कि नहीं है? यस सर, दोनों जगह सेम टू सेम है, मतलब ये अपनी सिमेट्रिकल एल्काइन है, यानी ये अपनी सिमेट्रिकल एल्काइन है। क्या है सर? ये सिमेट्रिकल एल्काइन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल एल्काइन है, सिमेट्रिकल एल्काइन है तो यहाँ पर तो अपने को कुछ भी नहीं करना है यार, यहाँ पर तो बिल्कुल आसान है। ठीक है। हमने क्या किया, अपने को पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, तो मैंने इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि पाई बॉन्ड अपना वीक बॉन्ड होता है तो सिर्फ अब दो ही बॉन्ड बचे इसमें, क्योंकि एक पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड जब मैंने तोड़ा तो एक जगह एक कार्बन पे मैंने H लगा दिया, तो एक कार्बन पे मैंने Br लगा दिया। देख HBr है ना, H प्लस Br माइनस होता है। ठीक है। तो एक कार्बन पे मैंने H लगा दिया और एक पे मैंने Br लगा दिया। अब किसी भी कार्बन पे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अपनी जो एल्काइन है वो सिमेट्रिकल एल्काइन है। सिमेट्रिकल एल्काइन में तो कुछ सोचना ही नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गई बात। ठीक है। ठीक है, समझ में बात आ गई। ठीक है। पर वापस से एक बात देख सर, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना उसके पास अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, उसके पास सर अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड इसके पास अभी भी बचा है। तो सर पाई बॉन्ड अगर इसके पास बचा हुआ है तो पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है ना, मतलब ये वापस से टूट सकता है, ये वापस से टूटेगा और कहीं ना कहीं इसमें वापस से किस चीज़ का एडिशन हो सकता है? HBr का एडिशन हो सकता है। तो ये वापस से क्या हो जाएगा? देख इसको मैं आपको वापस अच्छे से बताता हूँ। ये जो अपना प्रोडक्ट बना इसके पास भी कहीं ना कहीं अभी एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है सर, इसके पास एक पाई बॉन्ड बचा है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो वापस से टूटेगा, मतलब इसमें वापस अपना क्या ऐड कर सकते हैं? HBr ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एक और बार गुंजाइश है। ठीक है। एक और बार पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ये अपना पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें है। ठीक है। ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख, जब तूने ऊपर खेला था ना, ऊपर जो तेरा रिएक्टेंट था वो तेरा सिमेट्रिकल था, पर यहाँ पर जब तू खेल रहा है ना ये तेरा रिएक्टेंट जो बन गया ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि जैसा इधर वैसा इधर थोड़ी है। यहाँ तो ब्रोमीन है, यहाँ कहाँ ब्रोमीन है? तो यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल हो चुका है सर, यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल हो चुका है, अनसिमेट्रिकल हो चुका है। तो अनसिमेट्रिकल होता है तो हम बोलते हैं कि सर यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो ये अपना H प्लस और ये नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो। इस कार्बन के पास सर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास सर दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला वहां कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम हो, इस पे जाएगा नेगेटिव वाला। तो अपना क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा। देख अब एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक है। ब्रोमीन
इधर हाइड्रोजन, तो इस पे क्या लगेगा अपना नेगेटिव वाला, तो जो अपना पॉजिटिव वाला है वो कहाँ लगेगा, इधर लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल अपना ये एल्काइन अपने को दे रखी है, ठीक है, और सामने पे इन्होंने HBr दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड दे रखा है। तो यहाँ पर अपने को एल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि जो अपना एल्काइन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। देख जैसा इधर वैसा इधर है क्या, नहीं सर, इधर साइड तो दो कार्बन है और एक साइड अपने एक ही कार्बन है, मतलब दोनों साइड अलग अलग है। मतलब ये जो अपना एल्काइन है ये अपना अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। कैसा है सर? अनसिमेट्रिकल एल्काइन है ये, अनसिमेट्रिकल। अब तेरे पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो तूने बोल दिया कि यहाँ पर जो बनने वाला है ना वो तेरा कहाँ पे कैसे बनने वाला है, मार्कोनिकोव रूल से बनने वाला है, ठीक है। तो तूने क्या किया, इसके पास तेरे को पता है एक पाई बॉन्ड, सॉरी 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड तेरा टूटेगा क्योंकि पाई बॉन्ड तेरा वीक बॉन्ड होता है, तो ये तेरा ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो एक कार्बन तेरा ये है और एक कार्बन तेरा ये है जो तेरा डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो अब देख इस वाले कार्बन पे तो सिर्फ एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, पर इस वाले कार्बन के पास तेरा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो तेरे को पता है सर, तेरे को पता है कि जो नेगेटिव वाला कौन है, ब्रोमीन माइनस होता है ना नेगेटिव, और H तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो तेरा नेगेटिव वाला है वो कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम इस वाले कार्बन पे है तो वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो तेरा क्या बन जाएगा सर, CH3C, और इस पे क्या लग गया तेरा, ब्रोमीन लग गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH। तो इस वाले कार्बन पे तेरा पॉजिटिव वाला लगेगा, क्या लगेगा तेरा, H लगेगा, क्या लगेगा, H लगेगा। तो ये तेरा प्रोडक्ट बन गया, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अगली बात वही वापस से आती है, सर जो तुमने प्रोडक्ट बनाया ना उसके पास अभी भी एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, और आप तो हमेशा बोलते हो कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पर वापस से पाई बॉन्ड की टूटने की क्षमता ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वापस एडिशन क्या हो सकता है, अपना हाइड्रोजन हैलाइड का एक और बार मैं एडिशन कर सकता हूँ। तो ये वापस मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके पास अभी एक पाई बॉन्ड और बचा हुआ है, तो वापस से मैं इसमें हाइड्रोजन HBr का एडिशन कर सकता हूँ एक और बार, ठीक है। तो वापस से वही बात आ जाएगी, ये अपना सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। इसको अगर मैं तोड़ूं, जैसा इधर है वैसा इधर है क्या, नहीं सर, या तो ब्रोमीन है या तो ब्रोमीन नहीं है, मतलब ये अपना अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल हो गया मतलब अपना मार्कोनिकोव रूल लगेगा, मतलब जो नेगेटिव वाला है वो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 0 हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, CH3C, इस पर क्या लग गया अपना Br लग गया, नीचे भी क्या लग गया, नीचे पहले से ब्रोमीन था, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट चुका है तेरा, CH और एक H पहले से नीचे था, और अब ये वाला H भी इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो तेरा ये बन गया सर, तेरा ये बन गया प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तेरा ये बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट तेरा ये बन गया। तो देख यार, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, तो आराम से उसको सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कंसेप्ट मैंने तेरे को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। बाकी जब मैंने तेरे को एल्कीन वाला टॉपिक पढ़ाया था वहां पर मैंने तेरे को लगभग 20-25 क्वेश्चंस करवाए थे यार, और बहुत अच्छे से तुझे समझ में आ गया था, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने जो NCERT में दे रखा है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में तुझे समझा दिया, और तेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तू कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, किसी का भी प्रोडक्ट तू बिल्कुल चंद सेकेंडों में बना सकता है, ठीक है। बाकी अब हम आगे देखते हैं। देख ये जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, बगल बगल के कार्बन है, मतलब ये एडजेसेंट कार्बन है, बगल बगल के कार्बन है। बगल बगल के कार्बन में तेरे हैलोजन लगे हुए हैं, तूने बोल दिया विसिनल डाइहैलाइड। मतलब जब सर बगल बगल के कार्बन की बात चलती है तो मैं कौन सा शब्द यूज करता हूँ, विसिनल। कौन सा शब्द यूज करता हूँ, विसिनल, ठीक है। देख बगल बगल के कार्बन पे उनमें तेरे OH लगे हुए हैं, तो तूने बोल दिया विसिनल डाइऑल। तो मतलब बगल बगल के कार्बन की जब बात चलती है तो मैं कौन सा शब्द यूज करता हूँ, विसिनल यूज करता हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है, ठीक है। अब जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग गए तो मैंने बोल दिया जेम डाइहैलाइड। सर एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल लग गए, मैंने बोल दिया जेम डाइऑल। मतलब सर एक ही कार्बन पे 2 लग जाए ना तो उसको जेम बोलते हैं, उसको यहाँ पर शब्द यूज करते हैं जेम। तो जब 2 हैलोजन लग जाए एक ही कार्बन पे, मैं बोल दूंगा सर जेम डाइहैलाइड, और एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल लग जाए, मैं बोल दूंगा जेम डाइऑल, ठीक है। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि सर बगल बगल के कार्बन पे लगे होंगे तो विसिनल बोलूंगा, और सेम कार्बन पे 2 लगे होंगे तो कहीं ना कहीं मैं उसको जेम बोलूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर ध्यान से देख, जब हमने एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई, तो चाहे वो सिमेट्रिकल एल्काइन था,
ये सिमेट्रिकल एल्काइन, चाहे वो तेरा अनसिमेट्रिकल एल्काइन था, दोनों में जो तेरा प्रोडक्ट बन रहा था, दोनों में जो तेरा प्रोडक्ट बन रहा था, उसमें ध्यान से देख भाई कि एक ही कार्बन पे तेरे दो हैलोजन लगे हुए हैं सर, एक ही कार्बन पे तेरे दो हैलोजन लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर भी तेरा जेम डाई हैलाइड बना, यहाँ पर भी तेरा जेम डाई हैलाइड बना, और यहाँ पर भी तेरा क्या बना सर, जेम डाई हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि सर जब एल्काइन चाहिए, एल्काइन अपना सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, इसने जब अपना हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट किया ना, तो जो तेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो तेरा जेम डाई हैलाइड तो बन के ही रहेगा, वो तेरा जेम डाई हैलाइड तो बन के ही रहेगा। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि तेरा जो रिएक्टेंट तूने लिया, एल्काइन जो तूने लिया, वो सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल था, तेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो सर क्या बनने वाला है, जेम डाई हैलाइड बनने वाला है। और यही एनसीईआरटी अच्छे से बताती है, यही एनसीईआरटी अच्छे से समझाती भी है कि जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सर, जेम डाई हैलाइड बनेगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये अपनी सिमेट्रिकल एल्काइन थी, ये अपनी अनसिमेट्रिकल एल्काइन थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो मैंने आपको साथ में अटैच करके दे रहा हूँ, ताकि आप उसको रीडिंग करके और बिल्कुल अच्छे से तसल्ली लेके बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ो, ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो कि एनसीईआरटी का कोई शब्द हमारा छूट रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन सर, वाटर का एडिशन किस पे सर, हम एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो एल्काइन पे ही तो करेगा, एल्काइन पे वाटर का एडिशन। ठीक है, तो पहली बात वही आती है सर कि रिएक्टेंट कौन होगा सर, रिएक्टेंट अपना एल्काइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिएजेंट क्या होगा सर, हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर ही तो होगा। ठीक है, पर ध्यान से एक बात देख यार, जो अपना एल्केन मैंने आपको पढ़ाया था, फिर मैंने आपको एल्कीन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको एल्काइन पढ़ाया था। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, तीनों बात मैंने आपको एक बात बताई कि सर ये तीनों तो कहीं ना कहीं अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। और सॉल्युबिलिटी जब कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही तो डिसॉल्व होंगे। पर वाटर के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वाटर तो अपना पोलर सॉल्वेंट होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो अपना एल्काइन है वो पोलर सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व होगा, वो पोलर सॉल्वेंट में कैसे मिक्स हो जाएगा, इमिसिबल होता है वो तो। ठीक है, क्योंकि अपना जो एल्काइन है वो क्या है, लगभग नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। एनसीईआरटी बोलती है वीकली पोलर, तो हम उसको कंसिडर करते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर तो अपन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर तो अपना पोलर सॉल्वेंट है सर। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के साथ वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं वाटर के साथ क्योंकि वो नॉन सॉल्युबल होने वाला है, इमिसिबल होने वाला है, तो यहाँ पर अपन क्या यूज करना पड़ता है अपने को, हमको यहाँ पर यूज करना पड़ता है मल्क्यूरिक सल्फेट, ये मैंने लिख दिया Hg+2। हमको यूज करना पड़ता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिख दिया मैंने H+, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो H+ आयन देगा कि नहीं देगा, देगा सर। हमको टेम्परेचर यूज करना पड़ता है 333 केल्विन, 333 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब मैंने Hg+2 यूज कर दिया, मैंने H+ आयन यूज कर दिया, मैंने कहीं ना कहीं 333 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तब जाके ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है एल्काइन, वरना नॉर्मली नहीं करता, क्योंकि एल्काइन अपना क्या नॉन पोलर है और वाटर अपना पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। यहाँ पर अपन पोलर सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्शन करा देते हैं इसके, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, पर रिएक्शन करनी ही थी, मैं बिल्कुल मजबूर हो गया कि करनी ही है मुझे। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं तीन चीज लेने पड़ेंगे, टेम्परेचर लेना पड़ेगा 333 केल्विन, यहाँ पर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे मरकरस सल्फेट लेना पड़ेगा, मरकरिक सल्फेट लेना पड़ेगा, तब जाके अपना एल्काइन रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। और लास्ट में अपना बनता क्या पता है, लास्ट में अपना बनता क्या पता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें तेरे C++ O हो, जैसे तेरे जिसमें तेरे C++ O हो, वो क्या होते हैं सर, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वापस मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है, क्योंकि जब मैंने एल्कीन आपको पढ़ाई थी वहां पर भी मैंने एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई थी, वहां पर भी अपना मार्कोनिकॉफ रूल लगा था। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने स्टार लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जब मैं एल्काइन की रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूँ ना, यहाँ पर अपना आइसोमेराइजेशन भी होता है। क्या होता है सर, आइसोमेराइजेशन। सर आइसोमेराइजेशन तो बहुत तरीके के होते हैं, कौन सा आइसोमेराइजेशन सर, यहाँ पर होता है अपना कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म मैंने आपको जीओसी में अच्छे से समझाया था और बिल्कुल अच्छा से आपको समझ में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी होने वाला है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी होने वाला है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल करते हैं, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ये अपना क्या सर, एल्काइन है, एल्काइन को वाटर के साथ रिएक्ट किया,
तो मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? पड़ती सर। तो ये चीज़ इन्होंने दे रखी है यहाँ पर। अब प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊंगा? प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे पता है कि सर अपना क्या लगता है, क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। पर मार्कोनिकॉफ रूल तो तब लगता है जो अपना रिएक्टेंट होगा अनसिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर तो जो रिएक्टेंट है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को काटूं तो देख जैसा इधर वैसा ही इधर, तो ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में तो कुछ सोचना ही नहीं होता, सिमेट्रिकल में तो कुछ सोचना ही नहीं होता। ये सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसके पास हैं, तो इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा सर? इसका एक पाई बॉन्ड टूट गया तो अब इसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड बचे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक में क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, और एक में क्या जोड़ दो, OH जोड़ दे, क्योंकि वाटर कैसे टूटता है H+ और OH- आयन। तो ये तूने बना दिया, ये तूने बना दिया। कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत हुई क्या? कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देख, ये अपना क्या है सर? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? इन बोलते हैं सर। OH को क्या बोलते हैं अपन? ऑल बोलते हैं सर। ये तो इनॉल है, इनॉल है। मतलब यहाँ पर मैं इसका कीटो वाला फॉर्म बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसका टॉटोमेरिज्म चला सकता हूँ यहाँ पर। तो टॉटोमेरिज्म में यहाँ पर चलाऊंगा, इसका क्या हो जाएगा? आइसोमेराइजेशन। और कौन सा आइसोमेराइजेशन? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्योंकि ये जो अपना बनाना, ये जो अपना बनाना, वो अपना क्या बना? ये जो अपना बनाना, ये क्या बना? अपना इनॉल बना। तो अब मेरे को कीटो बनाना है, और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको कीटो से इनॉल बनाना सिखाया था और इनॉल से कीटो बनाना भी सिखाया था। कोई दिक्कत नहीं है देख, कोई दिक्कत नहीं है देख। हमको पता है टॉटोमेरिज्म में क्या होता है सर? टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? अपना हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। क्या होती है सर? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। तो ये जो अपना हाइड्रोजन है ना यहाँ पर OH के साथ, ये जो अपना हाइड्रोजन है, तो ये शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा? इस वाले के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? इस वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? देख, CH2 था, अब ये CH3 हो जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये CH, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ये बन जाएगा अपना। तो ये क्या बन गया अपना? CH3 CHO। सर ये तो अपना एल्डिहाइड बन गया। और कौन सा एल्डिहाइड? 1 कार्बन 2 कार्बन। तो ये क्या बन गया अपना? एसेटल्डिहाइड। क्या बन गया अपना? एसेटल्डिहाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर आपने टॉटोमेरिज्म कैसे कर दिया? इसका टॉटोमेरिज्म कैसे कर दिया? आपने हाइड्रोजन उठा के कहाँ लगाया, कहाँ से डबल बॉन्ड हटा के कहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया? हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाके GOC का टॉटोमेरिज्म वाला लेक्चर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और अगर आप पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे हो, रिविजन भी साथ साथ कर रहे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर आपने क्या किया था। ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर मैंने इतने अच्छे तगड़े तगड़े एग्जाम्पल करवाए थे, जेई मेंस के भी एग्जाम्पल करवाए थे, और वहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे से कमांड में लेके आना सिखाया था कि कैसे टॉटोमेरिज्म को अपन बनाते हैं और कैसे अपन उसमें खेलते हैं। तो ये तो अपने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे इनॉल को कीटो फॉर्म में बदला है, तो आपको जाके क्या करना है? अपने को आपको जाके क्या करना है? वहाँ पर देखना है टॉटोमेरिज्म लेक्चर, और आपको समझ में आ जाएगा। अब ये अपन देखते हैं। ठीक है, ये अपना क्या सर? एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, तो वाटर के साथ हो तो नहीं पाती, तो पर कैसे हो पाएगी? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो ये अपना कैसा एल्काइन है सर? ये जैसा इधर वैसा इधर नहीं है सर, ये अपना अनसिमेट्रिकल एल्काइन है सर, ये अपना अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, सामने पे वाटर दे दिया, तो अपने को पता है यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है? मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव वाला H+ और OH- मेरे पास है, तो नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। तो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला इस कार्बन के पास जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, और यहाँ पर देख ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड अपना वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये कैसे बन जाएगा? देख, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड अपना टूट गया। तो इस वाले कार्बन पे क्या चला जाएगा? अपना OH चला जाएगा, और इस वाले कार्बन पे क्या चला जाएगा? अपना H चला जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा। वापस से वही बात आ गई कि सर इसमें तो देख डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब इन लगा हुआ है, और इसमें OH लगा हुआ है, मतलब ऑल लगा हुआ है, ये तो सर इनॉल है। तो कहीं ना कहीं हमको पता है यहाँ पर क्या होता है सर? आइसोमेराइजेशन होता है। और यहाँ पर इसका कौन सा फॉर्म बनता है? कीटो फॉर्म बनता है। कीटो फॉर्म के लिए हमको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, और वो किसको देना है सर? वो किसको देना है? इस वाले कार्बन को देना पड़ेगा, इस वाले कार्बन को देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये अपना बन जाएगा देख, CH3 सिंगल बॉन्ड, C नीचे सिर्फ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो गया ये, और ये अपना बन गया CH3। तो ये अपना आ गया कीटो फॉर्म। क्या आ गया? ये
कीटो फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से मैं वही बोलूंगा, अगर आपको ये टॉटोमेरिज्म समझ में नहीं आया तो आप जीओसी का टॉटोमेरिज्म वाला लेक्चर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लगेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी देख, हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम बिल्कुल उसको तूफान समझते थे यार, हमको समझ तक ही नहीं आया आज तक, हमको समझ तक ही नहीं आया। पर आपने अगर ये सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखे होंगे ना, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर तो बायोलॉजी के चैप्टर से भी आसान है, बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी आसान है सर, इतना सिंपल है। और एक एक शब्द हम एनसीईआरटी का पकड़ के चल रहे हैं और उसके पीछे का कंसेप्ट हमको पता है कि सर एनसीईआरटी ये क्यों बोलती है। बाकी हम एनसीईआरटी से ऊपर भी चल रहे हैं और बहुत सारे नए एग्जांपल्स भी कर रहे हैं ताकि हमारा नीट 2025 में कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। पूरा एनसीईआरटी हमने चार्ट दी, एनसीईआरटी में हम पूरे तगड़े हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ये अपने को मैंने समझाया, ये मैंने आपको समझाया। इसको मैंने आपको क्या बोला था, एसेटल्डिहाइड, इसको अपन इथेनॉल भी बोल सकते हैं। इसको मैंने आपको क्या बोला, ये कीटोन है, मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपेनोन यूपीएससी नोमेनक्लेचर मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया था एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको लास्ट रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में दे रखी है और जो एल्काइन परफॉर्म करती हैं, वो आती है अपनी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी हमको दो टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक अपनी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मोनोमर है मेरे पास, मतलब एक यूनिट है, वो बार बार रिपीट हो रही है, उसका बहुत बड़ा झुंड बन गया, वो कहीं ना कहीं अपना पॉलीमर बना दिया उसने। तो मोनोमर से पॉलीमर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। तो हम अब पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक मोनोमर है और मोनोमर को मैंने कैसे जोड़ना है, लीनियरली जोड़ना है। तो जो मेरा प्रोडक्ट बना है, जो मेरा पॉलीमर बना है ना, वो लीनियर बनना चाहिए, मोनोमर का लीनियर प्रोडक्ट बनना चाहिए, तब जाके मैं बोलूँगा कि लीनियर पॉलीमराइजेशन हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास एक यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, ठीक है, आपस में लीनियरली कंबाइन हुए और उसने बना दिया लीनियर पॉलीमर, ठीक है। अब देख, जैसे ये अपने पास क्या इथाइन है, इसका कॉमन नेम क्या एसिटाइलिन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब पॉलीमर बना, इसका जब पॉलीमराइजेशन हुआ, तो इसका क्या होगा, लीनियर पॉलीमराइजेशन जब हुआ तो क्या बन गया अपना, ये हो गया, और ये कितनी बार रिपीट हो गया, n टाइम्स रिपीट हो गया, ये बन गया अपना पॉलीमर ऑफ इथाइन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉली इथाइन या फिर पॉली एसिटाइलिन, पॉली इथाइन बोलेंगे या पॉली एसिटाइलिन बोलेंगे। सर यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड क्यों कर दिया, अरे मेरे भाई, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये अपना CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसमें एक और जोड़ूं अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस कार्बन को देख, इसके पास 3 बॉन्ड ये बना रखे हैं, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिया और एक इसने ये सिंगल बॉन्ड और बना दिया, तो इसके तो 5 बॉन्ड हो गए भाई, इसके 5 बॉन्ड हो गए। तो जब तेरे को पॉलीमर बनाना पड़ता है तो रिएक्टेंट से एक बॉन्ड तेरे को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही मैंने जब एल्कीन का बनाया था, एल्कीन में भी हमने लास्ट में पॉलीमराइजेशन देखा था, तो हम जब एल्कीन का बना रहे थे तो जब प्रोडक्ट बन रहा था वो ऐसा बन रहा था, ऐसा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो इथाइन अपने पास था मोनोमर, उसने जब लीनियरली कंबाइन किया तो उसने अपना लीनियर पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या बना दिया, अपना लीनियर पॉलीमर बना दिया, पॉली इथाइन या पॉली एसिटाइलिन, ठीक है। अब देख, जो अपना पॉली इथाइन बनाना, उसके कुछ फायदे भी हैं, क्या फायदे हैं उसके। जो अपना पॉली एसिटाइलिन या जो अपना पॉली इथाइलिन होता है ना, सॉरी पॉली इथाइन जो होता है अपना, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो अंडर स्पेशल कंडीशंस, मतलब कुछ स्पेशल कंडीशंस उसको दे दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देयरफॉर इसलिए मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ सर बैटरीज के इलेक्ट्रोड बनाने में। क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि सर वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की उसके पास क्षमता है, उसके पास पावर है। किसके पास सर, पॉली इथाइन के पास, पॉली एसिटाइलिन के पास, ठीक है सर। अब देख, जो अपनी पॉली इथाइन होती है ना, उसकी थिन फिल्म अगर मैं ले लूँ, उसके थिन पतले फिल्म में अगर ले लूँ, तो वो किसकी तरह काम करता है, गुड कंडक्टर होता है वो सर, वो लाइटर होता है, मतलब
वजन में भी हल्का होता है सर, वो सस्ता भी आता है देन मेटल कंडक्टर। तो अगर मैं मेटल कंडक्टर लेता ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाऊँ, मैं मेटल कंडक्टर लेता तो ये तो भारी होता है सर, ये तो भारी होता है सर, ये महंगा भी आता है। तो क्यों नहीं मैं इसको, अगर मैं इसके जगह में क्या ले लूँ, इसके जगह में मैं क्या ले लूँ, पॉलीइथाइन के थिन फिल्म ले लूँ। ये कहीं ना कहीं अपना गुड कंडक्टर भी है, ये अपना कहीं ना कहीं हल्का वजन में भी आ जाएगा और ये अपना कहीं ना कहीं सस्ता भी पड़ जाएगा। तो मैं फायदा देखूंगा ना अपना। तो मैंने जो अपने मेटल कंडक्टर थे उसकी जगह पे मैंने क्या यूज कर रहा हूँ सर, मैं यूज कर रहा हूँ थिन फिल्म्स ऑफ पॉलीइथाइन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हम आपको इसको रीडिंग करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब हम जा रहे हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं सर क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हमने एल्केन देखा, फिर एल्कीन देखा, फिर एल्काइन देखेंगे हम। सॉरी, एल्केन देखा और ये हमने एल्काइन भी देख लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ना यहाँ पर हम जो भी कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं वो सारे क्या लीनियरली कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो ये अपना क्या सर लीनियर कंपाउंड है, ये अपना क्या लीनियर कंपाउंड है। कौन? क्या अपना ये इथाइन है। क्या है सर? ये अपना इथाइन है। ठीक है, और हम अब यहाँ पर इससे क्या सीखेंगे, इससे अपन रिंग वाला कंपाउंड बनाना सीखेंगे। मतलब इथाइन से अपना रिंग वाला कंपाउंड, मतलब अपना एरोमेटिक कंपाउंड बनाना सीखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बनाना सीखेंगे, ताकि हम जो अगला चैप्टर में स्टार्ट हो जाए ना, अगला चैप्टर अपन क्या देखने वाले हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, फिर कहीं ना कहीं अपना जो मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने इथाइन को, मतलब जो अपना एलिफैटिक कंपाउंड है, मतलब जो अपना ओपन चेन कंपाउंड है, उसको अपन ने क्लोज्ड चेन कंपाउंड यानी रिंग कंपाउंड में बना दिया। ठीक है, वो अपन सीखने वाले हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इसलिए तो तभी तो कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आने वाला है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा कहाँ से बना सर? हमारा यहीं से बना, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से। ठीक है, तो यहाँ पर देख, ये अपना क्या है, इथाइन है। ठीक है, इथाइन के अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूँ, इथाइन के अगर 3 मॉलिक्यूल में ले लूँ, इथाइन के पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मेरे को अगर बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन के पास तो सर 6 कार्बन होते हैं। मतलब सर मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, किसके? इथाइन के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, क्योंकि 2 कार्बन इंटू 3, 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और बेंजीन के पास भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो अपना इथाइन है मेरे पास, उसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए और उसको मैंने पास किया रेड हॉट आयरन ट्यूब से। टेम्परेचर मैंने ले लिया 600 डिग्री सेल्सियस, यानी मैं बोलूँ 873 केल्विन। ठीक है, तो अपना क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। ध्यान रखना, बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन ही तो होता है भाई, बेंजीन ही तो होता है जिसमें कहीं ना कहीं मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, और अलग अलग बेंजीन डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, तो बेंजीन का एक अलग ही क्षेत्र आ जाएगा। और कहीं ना कहीं अब हम नया टॉपिक अगला पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसके लिए कौन सी रिएक्शन चलानी बहुत इंपॉर्टेंट रही? उसके लिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे अपन एलिफैटिक जो हमारे पास था, एलिफैटिक कौन था हमारे पास एलिफैटिक था। कौन? एल्काइन था। उसको मैंने एरोमेटिक में बदल दिया। अब मैंने एक बार मेरे पास बेंजीन आ गया ना, तो बेंजीन से मैं कहीं ना कहीं बहुत चीज खेल सकता हूँ। और अब मैं अलग ही क्षेत्र में पहुंचने वाला हूँ। जो अपना अगला टॉपिक आएगा, जो अपना अगला लेक्चर आएगा, वो आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। पर वो खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से। क्योंकि यहीं से तो अपना कहीं ना कहीं क्या बन गया? बेंजीन बन गया। और बेंजीन यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है, बेंजीन जो होता है ना, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है किसका? बेंजीन जो होता है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है किसका? बेंजीन डेरिवेटिव्स का, डाइस का, ड्रग्स का, लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, यहीं से अपने साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं बड़े बड़े। तो उसका जो खेल स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से। ठीक है, तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि मेरे पास इथाइन है, इथाइन के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए और उसका कहीं ना कहीं मैंने रेड हॉट आयरन ट्यूब में उसको पास किया 873 केल्विन में। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बेंजीन बनने वाला है। और बेंजीन अपना क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो यही चीज आप यहाँ पर पढ़ोगे, इसको रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देख, ये अपना इथाइन है, इसका 1 मॉलिक्यूल, इथाइन का दूसरा मॉलिक्यूल और इथाइन का तीसरा मॉलिक्यूल। ये आपने जब लिया, पास कराया रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन टेम्परेचर में, तो ये आपका बेंजीन बन गया। और बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये अपन कैसे बता सकते हैं? जो अपना अगला लेक्चर आएगा उसमें अपन बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा अपने को, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डीप में पूरी कहानी सुना रखी है। उसको अपन अच्छे से देखेंगे, एक एक शब्द एनसीईआरटी का पकड़ के चलने वाले हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपना एल्काइन क्या हो गया, एल्काइन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, एल्काइन खत्म हो गया। इसी के साथ अपना एल्काइन का लेक्चर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पर हमेशा बहुत ध्यान रखना, जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना, हमेशा इस चीज़ को भूलना मत कि ये खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये खेल हुआ था स्टार्ट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से, क्योंकि बेंजीन तो अपना तभी बना था ना, बेंजीन ही तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है ताकि अपन बड़े बड़े डाइज बना सके, बड़े बड़े एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बना सके, कहीं ना कहीं बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकें, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकें, कहीं ना कहीं अपन बेंजीन डेरिवेटिव्स बना सकें। उनका जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो बेंजीन है। और बेंजीन कहाँ से बनाया सर, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से। समझ में आ गई? तो ये कभी भूलना मत, ये अपन भूलना मत कि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम पुरानी चीज़ें भूलें ना, कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है इसका जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी, एल्काइन के लास्ट रिएक्शन में। एल्काइन का लास्ट रिएक्शन अपना क्या था, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। बाकी आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई आपके मन में डाउट या कोई कंफ्यूजन या फिर कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, क्यों दूं मैं गवाह, सच मेरी